प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान की डिजिटल क्लासेज में। देखिए, अपना आज का जो अध्ययन बिंदु है वो 12वीं कक्षा के हिंदी साहित्य का जो आगामी पेपर है उसको ध्यान में रखते हुए है और उसी के अंतर्गत आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे वो कौन सा, काव्य दोष के बारे में। तो काव्य दोष से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके कौन से हो सकते हैं और क्या है, तो इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो उससे पहले काव्य दोष किसे कहते हैं, इसे जानने से पहले हम एक बात पे ध्यान करते हैं। देखिए कि मानिए आप कोई स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं और स्वादिष्ट भोजन में हलवा है। अब हलवा आप खाते खाते हलवे में कोई कंकड़ आ गया और वो कंकड़ आपके मुंह में उस हलवे के स्वाद में क्या कर देगा, कमी कर देगा, या उस हलवे का जो स्वाद है उसमें किरकिरापन कर देगा। उसी तरह जिस तरह हलवे में कंकड़ आने पर उसके स्वाद में या उसमें स्वाद में किरकिरापन हो जाता है, उसी तरह काव्य का रसास्वादन करते समय अगर कोई दोष, वो दोष शब्द दोष भी हो सकता है, अर्थ दोष भी हो सकता है और रस दोष भी हो सकता है, इससे संबंधित आ जाए तो पाठक को, श्रोता को काव्य के रसास्वादन में जो बाधा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, काव्य दोष कहलाती है। तो देखिए आज की क्लास में हम हैं वो अध्ययन कर रहे हैं काव्य दोष के बारे में। तो ध्यान से देखिए, आचार्य मम्मट के अनुसार, देखिए अब अपन काव्य के अंतर्गत बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आचार्य मम्मट है, उन्होंने काव्य दोष के बारे में क्या कहा कि तद दोषो शब्दार्थो स गुणावलंकृत पुनः क्वापि, यानी दोषहीनता है। क्या है यहाँ पर, तद दोषों का जो शाब्दिक अर्थ लिया है वो दोषहीनता से है। तो काव्य वह शब्द है, काव्य वह शब्द है जो दोषहीन, गुणयुक्त और कभी कभी अलंकार रहित होता है। कभी कभी क्या होता है, अलंकार रहित। इसी तरह उद्वेगजन को दोष है, यानी काव्य का रसास्वादन करने में उद्वेग तत्व होते हैं, उग्रता उत्पन्न करने वाले जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, काव्य दोष कहलाते हैं। इसी तरह आचार्य विश्वनाथ हैं, उन्होंने काव्य दोष के बारे में क्या कहा है कि रस के अपकर्षक क्या कहलाते हैं, दोष कहलाते हैं। यानी रस को के अपकर्षक होते हैं, रस को अपकर्षक क्या कहलाते हैं, दोष कहलाते हैं। किसके अनुसार, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। अब देखिए हम बात करें कि काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो काव्य दोष है वो 3 प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए पहला है शब्द दोष, दूसरा है अर्थ दोष और तीसरा है रस दोष। तो काव्य दोष है वो 3 प्रकार के, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। अब देखिए अपने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण काव्य दोष है उन पर हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले श्रुति कटुत्व दोष। कौन सा, श्रुति कटुत्व, यानी सुनने में कठिन लगने वाले जो शब्द होते हैं, सुनने में कठिन होने वाले जो शब्द हैं, यानी हम कोई शब्द सुनते हैं काव्य के अंतर्गत और वह शब्द कानों को अप्रिय लगे, क्या लगे, कानों को वह ध्वनियाँ, वह शब्द अप्रिय लगे, वहाँ पर कौन सा श्रुति कटुत्व दोष है वो होता है। तो इसकी अगर बात करें तो सुनने में अप्रिय लगने वाले जो शब्द हैं वो किसके कौन से दोष के अंतर्गत आते हैं, श्रुति
कटुत्व के अंतर्गत। या ये कह सकते हैं हम कि जो मूर्धन्य ध्वनियाँ है, मूर्धन्य व्यंजन है, ट वर्ण से संबंधित, मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत ही ट वर्ग और री आता है। तो अगर इनसे संबंधित अगर शब्दों की अधिक आवृत्ति है तो वहाँ पर कौन सा श्रुति कटुत्व दोष है वो होगा। यानी मूर्धन्य व्यंजन होंगे वहाँ पर श्रुति कटुत्व यानी सुनने में कठोर लगने वाले, कानों को अप्रिय लगने वाले जो शब्द होंगे वो किस में आएंगे, श्रुति कटुत्व दोष में। देखिए इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं, उस उदाहरण से समझ में ज़्यादा आएगा। भर्त्सना से भीत वह बाल तब चुप हो गया। भर्त्सना से, देखिए भय शब्द बोल के देखिए, कानों को अप्रिय लगने वाले, भीत, भर्त्सना भीत, तो जो कानों को अप्रिय लगने वाली जो ध्वनि होती है, जो शब्द होते हैं वो क्या, श्रुति कटुत्व के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे भर्त्सना ये शब्द आप बोल के देखिए तो कानों को ये ध्वनि है वो क्या लगेगी, अप्रिय लगेगी। और सुनने में अप्रिय लगने वाले जो शब्द हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, श्रुति कटुत्व के अंतर्गत। अगला एक उदाहरण और देखिए। कवि के कवितर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, धृष्टता पर क्या न विषयोत्कृष्टता, करती विचारोत्कृष्टता। इन शब्दों का अगर हम उच्चारण करेंगे तो इन शब्दों के उच्चारण को सुनते समय ये ध्वनि है वो हमें क्या लगेगी, अप्रिय लगेगी। और कानों को अप्रिय लगने वाले किसके अंतर, श्रुति का देखिए शाब्दिक अर्थ होता है सुनना। सुनने में अप्रिय लगने वाले जो शब्द होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, श्रुति कटुत्व के अंतर्गत। तो देखिए भर्त्सना, विषयोत्कृष्टता, विचारोत्कृष्टता, धृष्टता, ये ऐसे शब्द हैं जो कर्ण कटु है, कानों को सुनने में क्या लगते हैं, अप्रिय लगते हैं। और कानों को सुनने में अप्रिय लगने वाले जो शब्द आएंगे वो किस में होंगे, श्रुति कटुत्व दोष के अंतर्गत होंगे। देखिए इसी तरह अगला जो काव्य दोष है वो देखते हैं अपन, क्लिष्टत्व। कौन सा है, क्लिष्टत्व। क्लिष्टत्व का अगर अपन शाब्दिक अर्थ हम देखें, क्लिष्टत्व का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो होगा कठिनाई। कठिनाई क्या होगा, कठिनाई। कठिनाई देखिए क्लिष्टत्व में काफ़ी कठिनाई से, यानी काफ़ी माथापच्ची करके, जोड़ भाग गुणा करके और उस शब्द का अर्थ निकाला जाए। क्या निकाला जाए, अर्थ निकाला जाए। यानी मान लिया दृष्टकूट पदों में प्रयुक्त ऐसी शब्दावली जिसका अर्थ है वो गुणा भाग करके और काफ़ी कठिनाई से उसके अर्थ तक पहुंचा जाए, तो वहाँ पर कौन सा, क्लिष्टत्व। यानी क्लिष्टत्व का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, कठिनाई। और कठिनाई से जिस अर्थ का ग्रहण किया जाए वहाँ पर कौन सा, क्लिष्टत्व काव्य दोष। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण से पहला उदाहरण देखिए। नखत वेद ग्रह जोर अर्ध करी को बरजे हम खात। एक बार वापस देखिए। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी को बरजे हम खात। अब देखिए इससे जो
बात कहना चाह रहे हैं वो हमारे साधारणतः समझ में नहीं आ रही है, इसको समझने में काफ़ी कठिनाई महसूस हो रही है। और जहाँ पर कठिनाई महसूस होगी वहाँ पर कौन सा काव्य दोष? क्लिष्टत्व है। देखिए इसका क्या अर्थ निकल रहा है। नखत, नखत का मतलब नक्षत्र। नक्षत्र कितने होते हैं? 27, 27 नक्षत्र। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कितने वेद? 4 वेद। और ग्रह 9 ग्रह, तो 9 ग्रह, 9 ग्रह जोड़ कर, यानी इनको जोड़ना है। 27 और 4 कितने होते हैं भाई? 31, 31 और 9 40। तो इनको जोड़ने पर जो संख्या है वो कितनी आई? 40। 27, 4, 31, 31 और 9 40। 40 अर्ध करी, यानी इस संख्या को क्या करना है? आधा करना है। तो 40 का आधा है वो क्या हो जाएगा? 20। 20 को बरजे, यानी जो बचता है जो 20, और 20 को अपन ये भी बोलते हैं विष। 20 विष को बरजे हम कात, यानी 20 को 20, और जो 20 बचता है उसको हम खात, यानी ये कहना चाह रही है कि हम क्या खा जाएंगे? जहर या विष। इस विष खाने की बात को कहने के लिए कितनी माथापच्ची की गई है कि नकत 27, वेद 4, ग्रह 9, इनको जोड़िए तो संख्या आती है 40, और इनको आधा करने पर कितना बचता है? 40 का आधा 20, और 20 हम 20 को भी बोलते हैं, 20 की तरह 20 होता है। तो 20 विष या जहर, ये जहर है वो हम खा जाएंगे। ये बात कहने के लिए काफ़ी कठिनाई से, जहर शब्द निकालने के लिए काफ़ी कठिनाई से इस अर्थ तक पहुंचा जाता है। और इस अर्थ तक कठिनाई से पहुंचा जाएगा, वहाँ पर कौन सा दोष होगा? क्लिष्टत्व दोष। इसी तरह अगला देखिए उदाहरण, हेम सुता पतिवाहन प्रिय, तुम इसके रति ना फेर। अब देखिए इसका ये मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए हेम सुता, हिमालय की पुत्री, कौन? पार्वती। कौन? पार्वती। पार्वती। तो हेम सुता, पार्वती पति। पार्वती के पति कौन है भाई? भगवान शिव। शिव। हेमसुता पार्वती, पार्वती के पति कौन? भगवान शिव। वाहन प्रिय, भगवान शिव का जो प्रिय वाहन है वो कौन है? नंदी या बेल। कौन है? बेल। बेल। तुम इसके रति ना फेर, यानी तुम में और इस बेल में रति भर भी फर्क, रति भर भी अंतर नहीं है। और बेल को यहाँ किसके रूप में प्रस्तुत किया है? मूर्ख के रूप में। यानी सामने वाले को मूर्ख कहना है, और उस मूर्ख कहने के लिए काफ़ी कठिनाई से इस अर्थ तक पहुंचा जाएगा। तो मान लीजिए किसी को अगर मूर्ख कहना है तो सीधा डायरेक्ट कह देते हैं तो वो बुरा मान जाता है, लेकिन आप अगर इस तरह से उसे कहेंगे तो वो बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा, बड़ा प्रशंसनीय होगा। लेकिन उसे अगर इस अर्थ की जानकारी हो गई ना तो फिर आपकी समस्या हो सकती है। तो देखिए हेमसुता यानी हिमालय की जो पुत्री है वो कौन?
पार्वती। पार्वती के पति भगवान शिव और उनका प्रिय वाहन बेल। और बेल है वो यहाँ मूर्खता के लिए लिया गया है। और तुम इसके रत्ती ना फेर, यानी तुम तुम में और इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं है। तो यहाँ पर मूर्ख कहने के लिए काफ़ी क्लिष्टता से अर्थ है वो निकला जा रहा है। इसी तरह एक उदाहरण और देखिए, लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती। लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती। अब ये क्या कहना चाह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, साधारण से समझ में नहीं आ रहा है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी माथापच्ची, थोड़ी कठिनाई से इसका अर्थ है वो निकलेगा। तो देखिए कैसे, लंकापुरी पति यानी लंका का जो स्वामी है वो कौन, रावण। कौन, रावण। रावण रावण को जो भ्राता यानी रावण का भाई, रावण का भाई कौन, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। लंकापुरी पति लंका का स्वामी है कौन, रावण। और रावण का भाई कौन, कुंभकर्ण। तासु प्रिया यानी कुंभकर्ण है, उसको सबसे अधिक प्रिय क्या चीज़ थी, उसे जगाने के लिए ढोल नगाड़े वगैरह बजाने पड़ते थे। तो उसकी जो सबसे प्रिय चीज़ क्या थी, नींद। तासु प्रिया यानी उसे सबसे प्रिय कौन थी, नींद नहीं आवती। यानी ये कहना चाहता है कि क्या नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। और नींद नहीं आने को जो साधारण शब्द है अर्थों में जो बात समझ में आ जाती, लेकिन उसे पेश करने के लिए, उसे बताने के लिए क्लिष्टता का प्रयोग है, क्लिष्टता के आधार पर यहाँ तक पहुँचा गया है। तो देखिए, लंकापुरी पति, लंकापुरी का पति कौन है, रावण। रावण का भाई कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण की प्रिया क्या है, नींद। और नहीं आवती यानी नींद है वो नहीं आ रही है। यह कहने के लिए साधारण बात में भी कहा जा सकता था, लेकिन इस बात को काफ़ी कठिनाई से क्लिष्टता के आधार पर निकाला गया है नींद शब्द को। देखिए, जो काव्य दोष है उन पर हमने चर्चा की। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आने वाली जो एग्ज़ाम है हिंदी साहित्य की कक्षा 12 की, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण काव्य दोष है उन पर आज चर्चा की। तो वो कौन कौन से, श्रुति कटुत्व है और क्लिष्टत्व है। देखिए अगला और देखते हैं। देखिए अगले दोष की बात करते हैं तो वो दोष है ग्राम्यत्व दोष। देखिए साहित्यिक जो रचना होती है उसमें जब क्षेत्र विशेष या ग्राम विशेष के जो प्रचलित शब्द है उन शब्दों का जहाँ साहित्य में प्रयोग किया जाता है तो उन शब्दों के कारण जो दोष उत्पन्न होता है वो कौन सा, ग्राम्यत्व दोष। तो इसमें जो साहित्यिक रचना होती है, साहित्यिक रचना में भी क्षेत्र विशेष से संबंधित, क्या, क्षेत्र विशेष से संबंधित जो बोलचाल के जो शब्द होते हैं, आम बोलचाल के जो शब्द हैं जब प्रयुक्त किए जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा ग्राम्यत्व दोष है वो आता है। उदाहरण से देखिए, मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है। अब यहाँ पर जो मूड है ये आम बोलचाल का क्षेत्र विशेष का शब्द है और
साहित्यिक भाषा में ये आम बोलचाल का शब्द काम में लिया गया है, यहाँ पर लिया गया है। और यहाँ पर इस मूड का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? सिर। साहित्यिक भाषा में अगर यहाँ पर सिर होता तब तो इसमें कोई दोष नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मूड जो आम बोलचाल के क्षेत्र विशेष के जो शाब्दिक शब्द हैं वो जहाँ उपयोग में लिए जाते हैं तो काव्य के अंतर्गत वो कौन से दोष कहलाते हैं? ग्राम्यत्व दोष है वो कहलाते हैं। इसी तरह अगला उदाहरण देखिए, पड़े खटोले पे रहे नींद न आई रात। पड़े खटोले पे रहे नींद न आई रात। अब यहाँ देखिए खटोले, खटोला कहा जाता है चारपाई को। किसको? चारपाई को। चारपाई, छोटी चारपाई होती है वो क्या कहलाती है? खटोला। तो छोटी चारपाई शब्द यहाँ पर न लिखकर जो आम बोलचाल का शब्द जो अपने क्षेत्र विशेष में बोला जाता है वो क्या लिया यहाँ पर? खटोला। और इस खटोले शब्द का क्षेत्र विशेष में प्रचलन होने के कारण काव्य में या साहित्यिक भाषा में, साहित्यिक रचना में ये क्या है? ग्राम्यत्व दोष, यानी ग्रामीण भाषा का शब्द है वो यहाँ उपयोग में लेने के कारण कौन सा दोष माना जाएगा? ग्राम्यत्व दोष। इसी तरह अगला उदाहरण देखिए, कैसे कहते इस द्वार पर फिर कभी न आऊं। द्वार, द्वार होता है, द्वार नहीं। तो यहाँ पर ये द्वार शब्द है, ये भी कहाँ का? ग्रामीण परिवेश आम बोलचाल का शाब्दिक शब्द है, लेकिन साहित्यिक भाषा में ये क्या है? द्वार। ये नहीं होकर ये द्वार है वो होना चाहिए। तो ये शब्द आम बोलचाल का शब्द, ग्रामीण अंचल का क्षेत्र विशेष का शब्द होने के कारण काव्य दोष में कौन सा दोष माना जाएगा? ग्राम्यत्व दोष। तो देखिए आज की क्लास में हमने अध्ययन किया काव्य दोष के बारे में, और काव्य दोष हैं वो 3 प्रकार के बताइए आपको, शब्द दोष, अर्थ दोष और आपके रस दोष। 3 दोष बताए, और इन्हीं 3 दोषों में जो महत्वपूर्ण अपने कक्षा 12 के अनुसार है उस पर अपन ने चर्चा की। तो उसमें अपने देखा, पहला आपके श्रुति कटुत्व है, सुनने में कठोर लगने वाले जहाँ वर्ण जो कानों को क्या लगे? अप्रिय लगे, वहाँ पर श्रुति कटुत्व है। इस पर इसका हमने अध्ययन किया। इसके अलावा क्लिष्टुत, काफ़ी जोड़ तोड़ के बाद में अर्थ तक पहुँचा जाए, इसका अध्ययन किया। और तीसरा जो अपने था ग्राम्यत्व दोष, इस पर हमने अध्ययन किया। ग्राम्यत्व में ग्रामीण भाषा के या आम बोलचाल भाषा के जो शब्द साहित्यिक भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं वहाँ पर कौन सा दोष माना जाता है? ग्राम्यत्व दोष। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।